आज इस दूसरे एपिसोड में हम लोग बातचीत शुरू करते हैं किताब कैसे शुरू होती है। दरअसल ये किताब संवाद शैली में लिखी गई है, जिसमें पाठक और संपादक संवाद कर रहे हैं और इस पर काफ़ी चर्चा हुई है कि यह शैली किस तरह की शैली है। जाहिर सी बात है कि चूँकि ये बातचीत की शैली है, इसलिए ज़्यादा संप्रेषणीय है और चीज़ें अपेक्षाकृत ज़्यादा सरलता से समझ में आती हैं। लेकिन यह कौन लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, इस पर कई आलोचकों ने, कई विचारकों ने अपने अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। लेकिन किताब की शुरुआत में गांधी जी बिल्कुल यह स्पष्ट होते हैं कि यह एक अखबार के संपादक और पाठक की ही बातचीत है। हालांकि बातचीत में बाद में यह भूमिका लगातार बदलती है और यह गौण हो जाता है पाठक के मन में, या इस किताब को पढ़ते हुए अक्सर वह अखबार के संपादक से ज़्यादा एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक दार्शनिक के तौर पर हमारे सामने उपस्थित होते जाते हैं। लेकिन किताब की शुरुआत में यह एक कॉन्शसली दिखता है कि गांधी जी एक अखबार के संपादक के तौर पर ही बातचीत शुरू करने के पक्षधर हैं। क्योंकि जब पाठक सवाल पूछता है कि आजकल हमारे देश में जो स्वराज की हवा बह रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वह इसके जवाब में अखबार का दायित्व बताते हैं। वह कहते हैं कि अखबार का काम होता है जो चीज़ें चल रही हैं उसको जनता के सामने लाना, और जो नई चीज़ चल रही हैं उसके बारे में माहौल पैदा करना, और जो चीज़ें गलत चल रही हैं उसके बारे में उन्हें आगाह करना, बिना किसी कठिनाई की परवाह किए। वह जनता को सचेत करने का भी एक माध्यम है। मतलब वह पहले असंगत सा यह जवाब लगता है कि स्वराज की हवा चल रही है, आपके क्या विचार हैं, और गांधी जी सीधे अखबार की भूमिका के बारे में बात करते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो संपादक है यह एक वास्तविक अखबार का संपादक है। यहाँ यह तथ्य ध्यान में लाने लायक बात है कि 1904 में गांधी जी इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन आरंभ कर चुके थे दक्षिण अफ्रीका में, और यह लगभग 1909 की यह रचना है। तो 5 वर्ष का उनका संपादन का एक अनुभव इंडियन ओपिनियन का उनके पास था। तो एक अखबार के संपादक के तौर पर वह बातचीत शुरू करते हैं। बातचीत में कांग्रेस का जिक्र है और वह कहते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह की हवा बनाई है इस देश में, वह स्वराज्य को लेकर के काफ़ी एक अच्छा माहौल है। लेकिन कांग्रेस का नाम सुनते ही वह जो पाठक है वह बिदक जाता है और कहता है कि कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस तो बिल्कुल एक नकारा जैसी संस्था है और इसने तो अंग्रेज़ों की चापलूसी और उसको बड़ा भाई मानने के अलावा कोई दूसरा माहौल बनाया नहीं है देश में। तो गांधी जी बहुत विनम्रता से इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि जैसे आम एक दिन में नहीं पकता और दाल तुरंत नहीं घुल जाती है, उसी तरह से स्वराज का यदि आपको भोग करना है, बरतना है स्वराज को, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और इस धीरज की बात में वह कांग्रेस के चरित्र की चर्चा करते हैं। इसमें वह दादा भाई नौरोजी का नाम लेते हैं, जस्टिस बदरुद्दीन का नाम लेते हैं, वेडरबर्न का नाम लेते हैं, विलियम वेडरबर्न का, और गोखले का नाम लेते हैं। ये 4 नाम वो कांग्रेस में गिनाते हैं। यहाँ यह तथ्य ध्यान में रखने लायक है कि गांधी जी इसके पहले 1901 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सेदारी कर चुके थे और दक्षिण अफ्रीका संबंधी एक प्रस्ताव को लेकर के वो काफ़ी उत्साहित थे। और कांग्रेस के बारे में उनका एक मत था कि यदि कांग्रेस किसी बात को मुहर लगा देती है देश में, तो वह समूचे देश की बात हो जाती है। ऐसा गांधी जी लगभग 1901 में यह सोचने लग गए थे। लेकिन जो वास्तविक कांग्रेस उन्होंने देखा था कलकत्ते में, वह उनकी सोच से कहीं मेल नहीं खाती थी। उस अधिवेशन का अनुभव बहुत डरावना था गांधी जी के लिए। उसका जिक्र उन्होंने पूरी आत्मकथा में किया है कि जिस तरीके से उस अधिवेशन में अव्यवस्था फैली थी, गंदगी चारों तरफ फैली थी, लोग छुआछूत का इतना ध्यान रख रहे थे,
रसोई घर जैसे गैस चैम्बर था, लोग अपने बरामदे पर ही पखाना कर देते थे और एक दूसरे को आदेश देते रहते थे। कोई यदि कोई काम करने के लिए स्वयंसेवक को कहा तो वो अपने से नीचे किसी स्वयंसेवक को खोजता था। और इस तरह से प्रस्ताव पास करने में जिस तरह की गहमा गहमी थी, कौन प्रतिनिधि है, कौन सदस्य है, कौन दर्शक है, इसका भी कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं था। नेता अपने अहम में चूर थे, इतने अहम में थे कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए यदि फिरोज शाह मेहता बम्बई से कलकत्ता आ रहे थे तो उनके साथ रेल के पूरा एक सैलून चल रहा था। एक पूरे सैलून में वह अध्यक्षता करने के लिए कलकत्ता आ रहे थे और गांधी जी तीसरे दर्जे में थे और किसी तरह उनको एक मौका मिला था कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में वह फिरोज शाह मेहता से उस सैलून में जाकर के मिल सकें, अपने प्रस्ताव पर कुछ चर्चा कर सकें। और जिस तरीके से वह प्रस्ताव उनको कहा गया कि जल्दी जल्दी पढ़ो, पास हो गया, तो इस तरह से कोई अच्छी छवि कांग्रेस की गांधी जी के मन में नहीं ही बनी होगी। वह 1901 के कलकत्ता अधिवेशन के हम उनके अनुभव से जो आत्मकथा में उन्होंने लिखे हैं उससे ज्ञात होता है। इसके अलावा एक और दिलचस्प प्रसंग उसी कांग्रेस के संदर्भ का है कि जब गांधी जी 1-2 दिन कांग्रेस के अधिवेशन में बाकी था तो वह कांग्रेस कार्यालय गए थे कि मुझे कुछ काम दीजिए, मैं कांग्रेस के कार्य संस्कृति को जानना चाहता हूँ। तो वहाँ 2 अध्यक्ष थे कांग्रेस के कलकत्ता में। उनमें से घोषाल बाबू के पास उनको भेजा गया कि आप इनसे कहिए तो कुछ काम दे सके। तो घोषाल बाबू ने उन्हें चिट्ठियाँ छांटने का काम दिया, इसको उन्होंने बहुत खुशी से किया। और दूसरा काम दिया कि देखिए मुझे बटन लगाने तक की फुर्सत नहीं है, तो आप मेरे कोट के बटन लगा सकते हैं। जो बेरा लगाता था वो गांधी जी लगाने लग गए थे। तो इस तरह के जो अनुभव कांग्रेस के थे, इसके बावजूद जब वो स्वराज की बात चलती है तो वह कांग्रेस का ही जिक्र करते हैं और कहते हैं कांग्रेस ने इस देश में जो हवा बनाई है वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है और लोगों को पहली बार लग रहा है कि स्वराज का रस चखा जा सकता है। लेकिन पाठक इससे सहमत नहीं है। वो अपनी बातचीत में कहता है कि आपने जिन लोगों के नाम गिनाए हैं उन्होंने तो कुछ ऐसा भारतीयों के लिए किया हो या उनके किसी सहयोग से या उनके किसी कृत्य से हमें कोई आज़ादी मिलने जा रही हो या स्वराज्य मिलने जा रहा हो, इसकी संभावना नहीं लगती। तो गांधी जी बहुत तफसील से उसका जिक्र करते हैं कि किस तरीके से नौरोजी ने हमें यह बताया कि भारत का धन विदेश चला जाता है, किस तरीके से बदरुद्दीन ने अपनी न्यायप्रियता से लोगों का दिल जीता, किस तरीके से प्रोफेसर गोखले लगातार एक गरीबी का जीवन जीते हुए हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, देश सेवा के बारे में सोचते हैं। और इस तरह से उन्होंने एक जिक्र किया कि नेशनल शब्द कहने से ही एक राष्ट्रीयता का बोध हो रहा है समूचे देश में। पंजाब में, बंगाल में, मद्रास में जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी समितियां गठित की हैं और जिस तरह की वो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक समूचे देश में वातावरण पैदा करने में सफल रहा है। नौरोजी का जिक्र करते हुए वह इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि जैसे इससे पता चलता है गांधी जी वो किताब पढ़ चुके थे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि वो बताते हैं कि नौरोजी ही वह आदमी है जिन्होंने पहली बार हमें बताया कि किस तरह से भारत का धन विदेश चला जाता है। लेकिन यहाँ हमें यह ध्यान देने की बात है कि 1909 में जब यह किताब वो लिख रहे थे गांधी जी, तो कांग्रेस का नरम पंथ लगभग हाशिए पर जा चुका था और गरम पंथ का प्रभाव था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का बोलबाला था और स्वराज की असली बात यहीं से उठ रही थी। जैसे तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और गिड़गिड़ाने से और इस तरह से आज़ादी नहीं मिलती, एप्लीकेशंस लिखने से आज़ादी नहीं मिलती। लेकिन गांधी जी जब भी कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता वाले अध्याय में जिक्र करते हैं तो वह एकदम से नरमपंथी नेताओं का ही जिक्र करते हैं, जिसके बारे में देश में लगभग एक बन गया था माहौल सा कि इनसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बंगाल में भी अरविंद घोष जैसे क्रांतिकारी नेताओं का उदय हो चुका था। तो इस तरीके, लेकिन गांधी जी बहुत सायास तरीके से कांग्रेस के नरम पंथ की वकालत करते हुए हमें पहले अध्याय में दिखते हैं और उसके महत्व को काफ़ी स्थापित और पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। वो पूरे कांग्रेस और कर्ता धर्ता वाले पूरे प्रसंग में कहीं भी बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय का नाम नहीं लेते हैं, जबकि यह स्वराज की बात
देश में जो उस समय चर्चा यदि चल रही होगी स्वराज संबंधी, तो कहीं ना कहीं उनमें इनका असर ज़्यादा था, गरम पंथ के लोगों का असर ज़्यादा था। लेकिन गांधी जी जैसे अपनी पूरी कार्य योजना स्पष्ट करते हुए नरम पंथ के पक्ष में और ख़ासकर गोखले के पक्ष में, वो गोखले के साथ 1 महीना लगभग कलकत्ता में रह चुके थे। 1901 के अधिवेशन में शामिल होने के बाद गोखले के साथ वो 1 महीना रहे थे। गोखले की कार्यपद्धति को ठीक से देखा था और गोखले से काफ़ी कुछ सीखा था उन्होंने, और मन ही मन वो उनको अपना राजनीतिक गुरु मान चुके थे। तो गोखले के बारे में वह काफ़ी मतलब 2-3 पन्नों के उस सवाल जवाब के क्रम में लगभग 2 से 3 पैराग्राफ उन्होंने गोखले की देशभक्ति, त्याग और उसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से गोखले ने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया है। जबकि उस समय के भारत के जो इतिहास के तथ्य बताते हैं कि गोखले का वह प्रभाव अब नहीं रह गया था। महाराष्ट्र में भी एक बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक नया वर्ग उभर गया था जो गोखले को काफ़ी पिछड़ा हुआ और दीनहीन मानता था, और मानता था कि इनका काम केवल अंग्रेज़ों के सामने चापलूसी करना और एप्लीकेशंस लिखना ही रह गया है। लेकिन गांधी जी एक तरह से अपनी एक भविष्य की कार्य योजना पहले ही उसमें स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसा कि अखबार का दायित्व होता है, तो संपादक के एक दायित्व के तौर पर यह बता रहे हैं कि यह सब कुछ जो हो हल्ला चल रहा है स्वराज के नाम पर, उससे वह उतावलापन दिखाई दे रहा है, उसमें वह डेप्थ नहीं है। और असली गहराई दरअसल कांग्रेस के इन लोगों में है जिन्होंने बहुत धीरे धीरे एक स्वराज का माहौल तैयार करने का काम किया है, और वास्तविक तौर पर देश की जनता को स्वराज का अर्थ क्या होता है। इसमें उन्होंने 2 भारतीयों और 2 अंग्रेज़ों का नाम लेकर के लगभग एक, जैसे बैडनबर्न और ह्यूम का नाम लेते हुए, ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, उन्होंने बताया कि दरअसल अंग्रेज प्रजा में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि आपको स्वार्थी लग सकते हैं, लेकिन इससे यह मान लेना कि समूची अंग्रेजी कौम या अंग्रेज़ कौम बिल्कुल बुरी है और वह हमारा भला नहीं सोचती है, ऐसा मानना व्यर्थ है। कहते हैं कि हमें इनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और उनके हिंद प्रेम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। पाठक इस बात के लिए तो सहमत है कि हम नौरोजी की चर्चा कर सकते हैं, गोखले को भी एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए महान मान सकते हैं, उनके त्याग को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस बात से वह अटपटा महसूस करता है कि अंग्रेज़ों की फिर चर्चा क्यों, हमको तो अंग्रेज़ों से ही मुक्ति चाहिए, और आप कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों में भी कई ऐसे लोग हैं जो भारत के बारे में सोचते हैं। तो वह इस प्रश्न को टालना चाहता है। पाठक कहता है कि आपसे लगता है कि बातचीत हो नहीं पाएगी क्योंकि आप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, मैं बात को यहाँ किसी दूसरी दिशा में बढ़ाना चाहता हूँ। तो गांधी जी भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, तो आप दूसरा क्या सवाल पूछना चाहते हैं, शायद हम लोग उस पर बातचीत कर सकें। तो दूसरा सवाल बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है, वह बंग भंग, जो दूसरा अध्याय भी है इस छोटी सी किताब का। तो हम लोग जानते हैं कि बंग भंग 1905 की एक बड़ी घटना है भारतीय इतिहास की, आधुनिक भारतीय इतिहास की, और जिस तरीके से लॉर्ड कर्जन ने एक धार्मिक आधार पर, हालांकि उसका घोषित उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे में सुधार था और प्रशासन की दृष्टि से बंगाल का बंटवारा था, लेकिन वह लगभग सबको पता था यह तथ्य कि दरअसल यह बंटवारा धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही किया जा रहा है, क्योंकि पूर्वी बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में वह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा था और पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में हिंदू और इस तरह की जातियां, जो जिसको हम लोग कह सकते हैं बंगाली भद्र लोग, उनका वर्चस्व ज़्यादा था। और गाहे बगाहे अंग्रेज़ों ने इस तथ्य को, इस सिद्धांत को अपनी कई सार्वजनिक सभाओं में व्यक्त भी किया था। वो जैसे लॉर्ड कर्जन का ही एक बहुत श्रुत जो उन्होंने ढाका में अपनी किसी सार्वजनिक सभा में कहा था कि यह जो पूरा बंटवारा होगा जिसमें पूर्वी बंगाल में उनको मुसलमानों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और उनका ज़्यादा विकास हो सकेगा, इस तरह की बात वो कर्जन कर रहे थे। और यह मानते हुए भी, और उनकी पूरी रिपोर्ट भी थी किस तरीके से यह कलकत्ता के कुछ जोशीले वक्ता और जो मैनेज कर सकने वाले राजनेता हैं वह किस तरीके से पूरे बंगाल को चला रहे हैं,
ये सब रिपोर्ट्स अंग्रेज़ों के पास थी और उन्होंने 1905 में बंगाल का बंटवारा करने का फैसला किया। बंग भंग की बहुत तीव्र प्रतिक्रिया पूरे बंगाल में हुई थी और इसने एक स्वदेशी आंदोलन जो कि पहले बहुत छिटपुट तरीके से चलता था, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर पिकेटिंग, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग, विदेशी माल के बहिष्कार की छिटपुट घटनाएं थी, इसने बहुत पुरजोर तरीके से इसका एक नया संस्करण देश के सामने दिखाया। और आंकड़े बताते हैं कि मतलब वह इस स्वदेशी आंदोलन का असर इतना ज़्यादा था कि विदेशी व्यापार पर बहुत गहरा असर पड़ा था। मतलब लगभग आधा रह गया था भारत में आयात का मामला, विदेशी वस्त्रों और विदेशी मालों का। और जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों ने, क्योंकि इसमें एक जिस तथ्य की ओर इतिहासकार इशारा करते हैं कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं रह गया था, बल्कि इसने एक बंगाली एक अस्मिता का मामला, जिसको अंग्रेज़ शायद भांपने में चूक कर गए थे, वह बहुत पुरजोर तरीके से बढ़ गई थी। और इस अस्मिता ने, इस धार्मिक अस्मिता पर लगभग विजय प्राप्त कर ली थी और एक लंबी लड़ाई इस विभाजन के खिलाफ बंगाल की जनता ने लड़ी, जिसका असर पूरे देश में हुआ। और यह माना जाता है कि गांधी के इतिहास में गांधी युग के प्रारंभ से पहले इतना बड़ा मूवमेंट, जबकि उसमें कांग्रेस अपने आंतरिक संकट के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। और 1905, 6, 7 ये 3 वर्षों का पूरा कांग्रेस का जो अधिवेशन है वह लगभग नरम पंथ गरम पंथ के बीच तीखे मतभेदों का और एक दूसरे को बिल्कुल नज़रअंदाज करने का, क्योंकि सूरत अधिवेशन का जिक्र इतिहास में होता है कि किस तरीके से अस्पष्टता बट गया था। 8 का अधिवेशन तो और बेकार था, क्योंकि उसको बिल्कुल नरम पंथ का अधिवेशन ही कहा जाता है और एक भी गरम पंथी नेता उसमें मौजूद नहीं था। तो बंगाल के इस विभाजन ने काफ़ी कुछ भारतीय राजनीति को प्रभावित किया था। और गांधी जी के सामने जब ये सवाल पाठक उठाता है कि बंग भंग से जो माहौल बना है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो गांधी जी बहुत संयत तरीके से, गांधी जी बंग भंग की बहुत प्रशंसा नहीं करते या इस पूरे आंदोलन की बहुत प्रशंसा नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि यह एक अंगड़ाई लेने का तो समय है। और जिस तरह की एक नींद में जागने और ठीक से जागने के बीच का जो समय होता है, जिसमें एक अंगड़ाई लेनी होती है, तो पूरा भान नहीं होता है लोगों को, लेकिन उससे यह महसूस होता है कि हम नींद से जगने वाले हैं और किसी नए युग में प्रवेश करने वाले हैं। तो बंग भंग का इतना असर वो स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि यह, लेकिन इसमें भी वह असंतोष जो उत्पन्न हो रहा है भारतीय जनता में या स्वराज प्राप्ति के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी वह गरम पंथ से या नरम पंथ की वकालत करते हैं। वह बंग भंग के संदर्भ में सब जानते हैं कि ज़्यादातर यह मामला गरम पंथियों के हाथ में था और अरविंद घोष जैसे नेता इसका नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने कई तरीके से वैकल्पिक रचनात्मक, गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों से पहले बंगाल में इस आंदोलन ने काफ़ी कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को जन्म दिया था, जिसमें राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना से, जिसमें 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी और कई तरह के राष्ट्रीय स्कूल उस समय चलने शुरू हुए थे। एक बंगाल केमिकल नाम से एक नया उद्योग भी शुरू हुआ था जो कि भारतीय किसानों की ज़रूरत पैदा कर सके, खाद इत्यादि पर निर्भरता खत्म हो सके विदेश। तो रचनात्मक कार्यक्रमों के तौर पर भी इस आंदोलन ने काफ़ी कुछ हासिल किया था और उसमें गरम पंथ का असर था, लेकिन इस पर भी गांधी जी बहुत चतुराई से और बहुत साफ तरीके से कहते हैं कि यह, उसमें भी वह नौरोजी और ह्यूम का ही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नौरोजी अक्सर कहा करते थे कि भारत में असंतोष पैदा करना चाहिए। जब तक असंतोष पैदा नहीं होगा तब तक हम किसी नए इरा में जाने के लिए, नए युग में जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। और वह यह भी कहते हैं कि दरअसल यह एक प्रजा के बनने का दौर है। प्रजा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, पता नहीं अंग्रेजी में या, लेकिन वह नागरिक के तौर पर उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहते थे। तो एक तरह से वह एक सिविल सोसाइटी बनने की प्रक्रिया का भी हवाला देते हैं। वह एक वाक्य है उनका इसके जवाब में, वह कहते हैं कि प्रजा एक दिन में नहीं बनती। जाहिर सी बात है कि वह यह कह रहे हैं कि एक नागरिक के तौर पर, मतलब नागरिक वह होता है जो राज्य की व्यवस्था
से सहमति या असहमति रखने का साहस रखता है। वह नागरिक नहीं होता आमतौर पर जो सिर्फ राज्य की व्यवस्था में रहता है या किसी राज्य के दायरे में रहता है। जब तक वह उस सचेतन तरीके से उसकी प्रतिक्रिया करने लायक नहीं बनता है, तब उसको हम शब्दावली में, राजनीतिक शब्दावली में नागरिक समाज नहीं कहते, जिसको हम लोग सिविल सोसाइटी कहते हैं, जो कि एक राजनीतिक रूप से एक सचेत सोसाइटी होती है। गांधी जी 1909 में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रजा एक दिन में नहीं बनती, उसको बनाने के लिए इस तरह के असंतोष और इस तरह के अशांति की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि बड़े जो कारण होते हैं, बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं, उसके परिणाम भी बड़े होते हैं। तो बंगाल की लड़ाई को या बंग भंग की इस घटना को वह एक अनरेस्ट, यह शब्द उन्हीं का है, अनरेस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अनकंडीशनल या अनकंडीशनड एक शब्द उन्होंने कहा, कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे मामले को वह उस तौर पर देखते हैं कि भारत में एक अनरेस्ट उत्पन्न हुआ है, एक अशांति उत्पन्न हुई है, एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई है, लेकिन वह जब दबेगी, धीरे धीरे लोग संयत होंगे, तो फिर वास्तविक स्वराज, जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि वह बहुत धैर्य से, बहुत धीरज से प्राप्त किया जा सकता है, और वह किस तरीके से हम उसकी तरफ बढ़ पाएंगे, इसका हवाला ये आगे के अध्यायों में वह देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।